गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट 3 पढ़ा था और अभी हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है नरेशंस के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस में क्या चेंजेस होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह चेंज किया जाता है, वह सब हमने जाना। आज हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। 4 पार्ट में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि सेंटेंस किस तरह की चेंज होते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस आप sad, मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यह एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि मतलब टुडे का दैट डे होता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। इस तरह से हम एक तो सेंटेंस के जरिए सेंटेंस चेंज करके देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस आपको 3 सेंटेंस दिए मैंने, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने हैं। देखो कैसे चेंज होते हैं, देखिए आप। फर्स्ट सेंटेंस होगा सी, सैड का सैड रहेगा, कनेक्टिविटी दैट आया, इट नो चेंज बिकॉज इट इज़ अ it or third person, so no change. It was raining then. मैंने नाउ का चेंज किया then में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, they said that। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो वी का दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे आया दे। प्ले फर्स्ट फॉर्म में आपको पता है प्ले किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, तो दे प्लेड। हियर का चेंज होगा देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, राम, सेड टू का चेंज हो जाएगा टोल्ड, मी का मी, कनेक्टिविटी आएगा दैट। टुडे का भी चेंज होता है दैट डे। आप देख रहे होंगे इसमें दैट दो बार आए, कनेक्टिविटी वर्ड का है और टुडे का दैट डे होता है। आई राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आएगा। इज एम आर वॉज में पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा, वॉज गोइंग टू इज इट। देखिए यहाँ पे नाउ, फर्स्ट सेंटेंस में नाउ का देन चेंज हुआ, हियर का देयर, टुडे का दैट डे। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा था कि पार्ट सब सारे को पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस चेंज होते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। एक आता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और एक आता है WH वाले वर्ड वाले सेंटेंस। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कनेक्टिविटी वर्ड का जो होता है इफ या वेदर। किसका यूज होता है कनेक्टिविटी वर्ड में, इफ या वेदर। ये दोनों कनेक्टिविटी वर्ड में यूज होते हैं। वर्ड में यूज होते हैं कब, जब इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, फॉर एग्जांपल जैसे डू डज से स्टार्ट हो, डीड से स्टार्ट हो, इज एम आर वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते सेंटेंस, जब भी उसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हो तो कनेक्टिविटी वर्ड इफ या वेदर का यूज होता है। ठीक है, देखिए हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं अब।
शी सैड टू मी, डू यू नो दिस वे, Ram said to his friends, did you ask me any questions? The teacher said to her, can you speak English? देखिए, मैंने आपके सामने इंट्रोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस दिए हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कनेक्टिविटी वर्ड किसका यूज होता है? इफ़ या वेदर का यूज होता है। आप इन दोनों में से कोई एक वर्ड को यूज कर सकते हैं। आप देखिए मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ सेंटेंस। सी सैड टू का होगा आस्क्ड, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो सैड टू का क्या होता है? आस्क्ड बनता है। मी का मी, कनेक्टिविटी मैंने वर्ड यूज किया इफ। इसके बाद एक फॉर्मूला देखिए कैसे चेंज होता है ये। इफ के तुरंत बाद आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। देखिए ये पूरा एक फॉर्मूला होता है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये तरीका हमें अपनाना है। इफ के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड हो तो ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ सेंटेंस को। इफ के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? यू है सेंटेंस में, तो यू आपको पता है यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या पे क्या जाएगा? आई। जब भी सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब वाले डू डज से स्टार्ट होते हो तो हमेशा ध्यान रखना डू डज वाले सेंटेंस हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे वर्ब क्या है? नो, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। उसके बाद बचा हमारा वर्ड इसमें चेंज हो गया। अब दिस वे, दिस वे आपको पता है दिस का क्या हो जाएगा? दैट वे और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड्स इफ, कनेक्टिविटी वर्ड यूज किया मैंने। जैसा कि सेंटेंस में देखो इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो रहा है डिड से। डिड वाले सेंटेंस जब भी चेंज करते हो तो सेंटेंस चेंज होते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मीन्स हैड पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू किसका अकॉर्डिंग चेंज होगा? फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स का हो जाएगा दे। डिड चेंज होगा पास्ट परफेक्ट हैड आस्क्ड मी। ये आई का ऑब्जेक्ट है। आई हमको पता है कि फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन क्या है? राम, तो राम का यहाँ पे चेंज होगा हिम। एनी क्वेश्चंस, और लास्ट में फुल स्टॉप। लास्ट सेंटेंस देखिए आप। द टीचर आस्क्ड हर इफ कैन, जैसा कि आपको पता है कैन किसमें चेंज होगा? कुड में। तो फर्स्ट पर्सन हमको पता है जैसे में चेंज कैसे करना, पहले सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग हर का आएगा सी। कैन का चेंज हो जाएगा कुड स्पीक इंग्लिश। लास्ट में फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमने सेंटेंसेस चेंज किए। जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस जब भी डू डज से स्टार्ट हो तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होते हैं। डिड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में, जैसा कि मैंने यहाँ पे चेंज किया है।
जैसा कि मैंने बताया कैन, कुड, मे, माइट वाले सेंटेंसेस किस तरह चेंज होते हैं। ठीक है, देखिए सेंटेंस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कन्वर्ट 6 जूल, एक क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्लास में, कन्वर्ट 6 जूल इनटू अर्ग। 6 जूल को किस में कन्वर्ट करना था? अर्ग में कन्वर्ट करना था। और जूल किसकी यूनिट है? तो जूल किसकी यूनिट थी? वर्क की यूनिट थी। जिस क्वेश्चन को हमने आधा किया था, उसके बाद टाइम को देखते हुए हमने क्लास को बंद कर दिया था। तो जो मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, तो आपने सोल्व किया होगा या नहीं किया होगा वो आप मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे अभी कि कन्वर्ट 6 जूल इनटू अर्ग। तो 6 जूल वर्क को हमको किस में कन्वर्ट करना है? अर्ग में कन्वर्ट करना है। और अर्ग जो यूनिट है वो वर्क की यूनिट है। और किस सिस्टम में यूनिट है? तो CGS सिस्टम में। किस में? CGS सिस्टम में जो वर्क की जो यूनिट है वो कौन सी? अर्ग है। और SI सिस्टम में जो वर्क की जो यूनिट है वो कौन सी है? जूल है। तो किसी भी बॉडी यूनिट ने कितना वर्क किया है? 6 जूल वर्क किया है। कितना किया है? 6 जूल वर्क किया है। तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? हमको अर्ग में कन्वर्ट करना है कि 6 जूल कितने अर्ग के बराबर है? कितने अर्ग के बराबर है? यानी 6 जूल कितने अर्ग के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। जो कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन हमने निकाला था कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की जो एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा यूज आता है। किस में यूज आता है? तो फॉर्मूले को डिफाइन करने के लिए डायमेंशनल फार्मूला यूज आता है। ठीक है, कि अभी जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे और उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? फाइंड द फार्मूला ऑफ फोर्स, यानी फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? डायमेंशनल फार्मूला का यूज कर सकते हैं। यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए, SI की वैल्यू CGS में कन्वर्ट करने के लिए, या SI को जैसे कि जूल है, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने के लिए भी हम किसकी हेल्प लेते हैं? डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशनल फार्मूला हमने देखा है कि डायमेंशनल एनालिसिस में देखा था कि बेसिक क्वांटिटीज एंड इट्स मल्टीपल्स आर डायमेंशन ऑफ गिवन एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है तो उसके जो डायमेंशन है वो क्या होगा? तो बेसिक क्वांटिटी और उनके मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हम देख रहे थे कि 6 जूल वर्क को हमको कन्वर्ट करना है अर्ग के अंदर, कि 6 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है वो हमको देखना है अभी। तो हमने देखा था कि जो जूल क्या है? तो जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। और वर्क का जो डायमेंशन हमने निकाला था, और वो डायमेंशन क्या था? तो डायमेंशन हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला था, कितना था? m1 L1 T-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होती है? लेंथ होती है, यानी कितना हो गया? L1 हो गया। तो जो वर्क का डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो m1 L1 और L1 कितना हो जाएगा? L2। और ये क्या हो जाएगा? T-2। ये किसका डायमेंशन आ गया? वर्क का डायमेंशन आ गया, जो कि लास्ट क्लास में हमने निकाला था। ठीक है, अब हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है? तो हमको 6 जूल को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? तो 6 जूल को कन्वर्ट करना है, हमको अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा कि 6 और जूल, ये फॉर्मूला हम पहले बना लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा N1। क्या बनेगा? N1 और N1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? तो वर्क का जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा? m1 L2 और ये क्या हो जाएगा? T-2। ठीक है, इन सभी क्वांटिटीज़ को हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, यानी ये सारी किस में है? SI सिस्टम में। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है? CGS में। तो CGS में डायमेंशन हमेशा, अगर सिस्टम चेंज होता है तो डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होते, डायमेंशन वही रहते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है N2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 6 जूल यानी N जूल कितने अर्ग के बराबर होंगे? कितने अर्ग के बराबर होंगे? तो N2। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होता, डायमेंशन हमेशा, सिस्टम चेंज होने से डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होगा। CGS में भी वर्क के डायमेंशन वही होते हैं जो ऐसा सिस्टम में उसका डायमेंशन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको हमने ले लिया M2। ठीक है, और ये क्या हो गया? L2 और ये क्या हो गया? T2। ये हो गया।
ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है n2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, n2 की वैल्यू। n1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और n1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 6 गिवन है। और हम जानते हैं m क्या होता है, मास की यूनिट, और मास है, और मास की जो SI सिस्टम में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, kg होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n1 की जगह क्या लिखेंगे हम, n1 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 6 गिवन है, तो 6 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया m1 L1 और T1, ये हो गया। इधर से हमको n2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये एज इट इज m2 1 L2 2 और ये क्या हो गया T2 -2 हो गया। ठीक है, अब जो वैल्यूज निकालनी है उसको रहने देंगे, बाकी को ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या आ गया, तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर से ट्रांसफर होकर किधर आ गया, इधर आ गया, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये अभी न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, m2 L2 और T2 क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 L1 का स्क्वायर और T1 की पावर -2। ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया, तो m2 L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। अब m ये जो है वो किस में, SI सिस्टम में, और ये किस में, CGS में। तो CGS में m क्या होता है, मास होता है, और मास की जो यूनिट होती है वो CGS में कौन सी होती है, ग्राम होती है। ठीक है, CGS में यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो जो मास की यूनिट होगी CGS में वो क्या होगी, ग्राम होगी। तो ये क्या है, m1 है, m1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किस में, यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मास की यूनिट SI में क्या होती है, तो kg होती है। तो ये हो गया kg, और पावर कितनी है, तो पावर कितनी है 1। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और मीटर के ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो इसको हमने मीटर में लिख दिया, और ये क्या आ गया, मीटर, और पावर कितनी 2। टाइम की यूनिट SI सिस्टम में क्या होती है, सेकेंड। ठीक है, और ये सेकेंड, और पावर कितनी है इसकी, तो पावर है -2। ठीक है, सेम एज इट इज ये जो डायमेंशन है इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे CGS में। और CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे इनको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ग्राम में, ग्राम, और पावर कितनी 1। ठीक है, यहाँ पर जो मीटर है वो कितना होता है, सेंटीमीटर में। तो कितने, ये 1 ग्राम हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 मीटर है, ये 1 kg, और ये 1 सेकेंड है। और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी 2। ठीक है, और t कितना है, टाइम सेकेंड। CGS में भी टाइम को क्या लिखते हैं, सेकेंड ही लिखते हैं। तो ये हो गया 1 सेकेंड, पावर कितनी होगी -2। अब अगर फिजिक्स में इनको सोल्व करना है, फिजिक्स में अगर इनको सोल्व करना है, तो अगर ये kg, मीटर और सेकंड में दे रखे हैं, तो इनको ग्राम में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में, क्योंकि जो जिन क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं हम, वो क्वांटिटी सारी किस में, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में, और ये वाली क्वांटिटी किस में, किलोग्राम, मीटर और सेकंड में। तो इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इन वाली क्वांटिटीज को हमको कन्वर्ट करना है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1000 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 kg के बराबर होता है। ये कितना हो गया, 1000 ग्राम। ठीक है, पावर कितनी, तो पावर 1। मीटर है, तो 1 मीटर में को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये हो गया 100 सेंटीमीटर। पावर कितनी है, तो पावर 2 है। और टाइम क्या होता है, सेकंड है, और इसमें भी सेकंड है। इसको डायरेक्ट यहीं से काट दो, कट गया वो तो डायरेक्ट, क्योंकि 1 सेकंड की पावर -2, 1 सेकंड की पावर -2, ये तो डायरेक्ट कट गया। नीचे से क्या बचा है, तो नीचे है 1 ग्राम। 1 ग्राम, पावर कितनी 1, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है 2 है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से ये कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ से जो बचा वो कितना बचा, तो यहाँ से 100 का क्या हो गया, स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10,000। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, पावर कितनी है 1 ही है, तो यहाँ पर कितना रहेगा, ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो गया, 1 ग्राम, यानी ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से हमको मिला 1000। ठीक है, और 1000 के ऊपर पावर कितनी है 1, तो एज इट इज 1000 ही रहेगा, क्योंकि पावर 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर कितना है 100, और 100 के ऊपर पावर कितनी है, तो पावर कितनी है 2। तो यहाँ से जो 2 होगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाए 10,000 हो गया।
अब यहाँ से ये कितना हो गया, तो ये कितना है 1000 है और ये कितना है 10,000 है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁷। क्या लिख सकते हैं 10⁻⁷। अब आगे हमारी n1 की वैल्यू थी और n1 की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻⁷। ठीक है, तो हमने देखा कि 6 जूल किसके बराबर होता है, तो 6 जूल बराबर होता है 6 × 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 6 जूल 6 × 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, जिसको हमने पूरा सिस्टमेटिक ढंग से सोल्व कर लिया है। तो 1 ग्राम कैंसिल, क्योंकि 1000 ग्राम के अंदर 1 ग्राम का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 1000 ही बचेगा। 100 सेंटीमीटर को कितने 1 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 100 सेंटीमीटर बचेगा। पावर 2 है तो हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, यहाँ पावर 1 है तो पावर 1 है तो 1000 की पावर 1 होगी तो 1000 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितने 30 ये 40, तो हम 30 और 40 को ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं 10⁻⁷। और आगे क्या था हमारा, तो हमारे यहाँ पर आगे n1 की वैल्यू थी और n1 की वैल्यू हमको पता है कितने 6 है, तो जो वैल्यूज आ गई हमारी वो कितनी आ गई, तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6 × 10⁻⁷, यानी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं n2 = 6 × 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, तो 6 जूल को हमने कन्वर्ट कर दिया अर्ग के अंदर। तो डायमेंशनल फॉर्मूले को हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो यूनिट चेंज के लिए, यानी सिस्टम अगर चेंज होगा तो उसके लिए भी हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी क्वांटिटी को जो ऐसा सिस्टम में दे रखी है, उसकी यूनिट ऐसा सिस्टम में दे रखी है, उसको हम दूसरे जो उसकी CGS में FES में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो क्वेश्चन क्या है कि कोई बॉडी है जो कि कौन सा मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। कौन सा मोशन कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, थोड़ा फास्ट। हाँ, ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जिसका मास m है, इज रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ, यानी एक बॉडी जिसका मास m है और वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, यानी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और उस बॉडी का, अगर ये सपोज ये बॉडी है और वो बॉडी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, जिसका मास कितना है m। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसका रेडियस कितना है, r रेडियस है। फाइंड द फोर्स, ठीक है, क्या करना आपको, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इफ फोर्स डिपेंड अपॉन मास वेलोसिटी एंड रेडियस। यानी हमको फाइंड आउट करना है अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, चाहे वो लीनियर पाथ में रोटेट कर रही हो या सर्कुलर पाथ में, ठीक है, वो बॉडी कब रोटेट करेगी, जब उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स लगेगा। जैसे कि ये कोई बक्सा है, अगर इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये लीनियर मोशन करेगा, लीनियर मोशन करेगा। अब साइकिल का हैंडल है, साइकिल के हैंडल के ऊपर एक फोर्स ऐसे लगाया मैंने और एक फोर्स ऐसे लगाया, तो ये हैंडल कौन सा मोशन कर रहा है, अगर इसको पूरा घुमाएंगे तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो दो डिफरेंट फोर्स लगे और दोनों डिफरेंट फोर्स डिफरेंट पॉइंट पर लगे, और दोनों फोर्स कैसे, इक्वल एंड अपोजिट। कैसे, इक्वल एंड अपोजिट। और ये जो दो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट, जिसको हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, टॉर्क बोलते हैं, और सॉरी क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं। और ये जो कपल ऑफ फोर्स है वो क्या क्रिएट करता है, टॉर्क। और जब भी किसी बॉडी पर टॉर्क लगता है, बॉडी कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन। जैसे ये पंखा जो हमारे ऊपर लगा है वो घूम रहा है। ठीक है, तो कोई बॉडी जिसका मास m है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है r है, और इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स के कारण ये बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है, वो फोर्स, उस फोर्स का फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है, उस फोर्स का फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वो फोर्स डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी, ठीक है, इस बॉडी की वेलोसिटी एंड इस रेडियस पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमको गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको गिवन है कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फोर्स मास, वेलोसिटी एंड रेडियस पर डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरा क्या है, रेडियस। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा है। तो इस कांस्टेंट को हमने ले लिया के, क्या लगा लिया के, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम, वी और आर के।
ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कौन सा है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L1 और t-2। क्या है, m1 L1 t-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिख लिया। तो ये हमारी है स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट, अब यहाँ पर क्या है m, अब ये क्या है, एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो क्वांटिटीज है वो कौन सी क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज है, ठीक है। तो बेसिक क्वांटिटीज एंड इट्स मल्टीपल आर डायमेंशन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ये डायमेंशनल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है m, और m कितना, मास कितना हमको नहीं पता, तो उसके लिए हमने पावर लगा दी a, और v के ऊपर पावर लगा दी b, और r के ऊपर पावर हमने लगा दी c। तो ये हमारी क्या होगी, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में हमको निकालनी है ए बी सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, तो स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड के अंदर हमने देखा कि मास का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो मास का जो डायमेंशन होता है वो कौन सा होता है, m, ठीक है। वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा था, डिस्टेंस या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और टाइम का जो डायमेंशन होता है t होता है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन लास्ट क्लास में हमने निकाला था वो क्या था, LT-1, यानी L क्या लेंथ, और t की पावर कितनी है, -1। ये किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का डायमेंशन है, जो कि लास्ट क्लास में हमने निकाला था। तो क्या आ गया, LT-1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट रेडियस है, और रेडियस क्या एक तरह का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है, बेसिकली लेंथ ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, L, क्या हो गया, L। तो ये तीनों के हमारे डायमेंशन आ गए, ठीक है। अब इन डायमेंशन को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर हम इनके डायमेंशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 और t-2 इज इक्वल टू k की जगह k एज इट इज लिखेंगे। फॉर्मूले के अंदर हमारा k कांस्टेंट k एज इट इज आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट मास का डायमेंशन क्या है, तो मास का डायमेंशन है m1। तो इसको लिखा हमने m1, और पूरे के ऊपर जो पावर है वो कितनी लिखी हमने, a, ठीक है। अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT की पावर -1, और पूरे के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, b है, ठीक है। और R का जो डायमेंशन है वो क्या है, L, और L के ऊपर जो पावर है वो पावर कितनी है, तो पूरे की यहाँ तो 1 पावर है, और ये पूरी पावर कितनी है, c, ठीक है। अब हमको क्या करना है, A, B और C की वैल्यू निकालनी है। ये भी M है, L है और T है, M है, L है, और ये कहाँ पर है, यहाँ पर T है। तो हम क्या करेंगे, A, B, C की वैल्यू निकालेंगे। तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि A की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। B की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पर, तो B कितना है, LT, तो B की वैल्यू हम निकालेंगे, और यहीं से हम क्या निकालेंगे, C की वैल्यू निकालेंगे। जब ABC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम हमारे यहाँ पर ABC की वैल्यू रख देंगे, और ABC की वैल्यू जो भी आएगी उसके हिसाब से हमारा फोर्स डिराइव हो जाएगा। तो बाकी जो हमारा ये बचा क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे, क्योंकि समय इजाज़त नहीं दे रहा आगे के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो कि हमने सेल ऑर्गेनल स्टार्ट किया था, और सेल ऑर्गेनल में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लिया था, और आपने क्लियरली उसको समझ भी लिया होगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, वो सेल ऑर्गेनल कहाँ से अराइज होता है, और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं उसके जिससे वो बना होता है। मतलब कंप्लीटली अगर अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसके अंदर सिस्टर्नी होता है, वेसिकल्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो मिलके क्या बनाते हैं, आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। इसके बाद हमने देखा था उसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स की बात करें अपन तो 2 टाइप के होता है, RER और SER, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद इसके फंक्शन भी देखे थे, इनकी लोकेशन भी देखी थी। रफ को रफ क्यों कहते हैं और इसको स्मूथ क्यों कहा जाता है वो भी हमने देखा था। जैसे राइबोसोम अगर सरफेस पे प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो हम उसको क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके अंदर कौन सा पार्ट आता है, मेनली सिस्टर्नी आता है।
और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं? तो उसका रीजन ये था कि उसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होते, उसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? स्मूथ, क्योंकि उसकी सरफेस पे कोई कुछ प्रेजेंट नहीं है, जैसे राइबोसोम वगैरह नहीं है, तो उसकी सरफेस कैसी रहेगी? स्मूथ ही रहेगी। और मेनली उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है? तो ट्यूब्यूल वाला, क्योंकि ट्यूब्यूल के ऊपर राइबोसोम्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और लोकेशन भी बताई थी मैंने कि जैसा आपका SER होता है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो किसकी तरफ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसकी तरफ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। क्यों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है? क्योंकि सिस्टर्नी का पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अराइज होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और उसके जो मेन बेसिक फंक्शंस थे वो भी हमने देख लिए थे। जैसे मैंने आपको निसल्स ग्रेन्यूल के बारे में बताया था, माइलॉइड बॉडी बताया था, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। आज जो हमारा सेकंड सेल ऑर्गेनल है वो पढ़ने वाले हम। तो सेकंड वाला हो जाएगा आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी नाम भी सुना होगा आपने पहले गोल्जी बॉडी के बारे में। तो गोल्जी बॉडी जो होती है आपकी वो सेल ऑर्गेनल है एक, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जो गोल्जी बॉडी है उसको कहा क्या जाता है? इसको डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दूसरे नाम भी आपको ध्यान रखने, तो इसको कहा जाता है डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स। 9th क्लास तक आपने सिर्फ गोल्जी बॉडी ही पढ़ा होगा, लेकिन दूसरे नाम आपके आए नहीं होंगे ना। आ भी गए हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसको गोल्जी बॉडी को डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और तीसरा नाम है इसका लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कभी कभी इन नामों से भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी नहीं, इसको डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। अब मेन बात कि ये इसकी डिस्कवरी किसने की, या फिर इसको ऑब्जर्व किसने किया था, या फिर इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था, वो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बात इसके अंदर तो ऑब्जर्व्ड बाय, तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था या देखा था जिसने, वो था जॉर्ज करके साइंटिस्ट था। इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, किसको? गोल्जी बॉडी को। इसके बाद इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? मॉर्फोलॉजिकल मतलब इसकी आकारिकी यूँ कह सकते हो हिंदी में, या फिर इसकी जो बनावट थी, इसका जो स्ट्रक्चर था, वो सबसे पहले किसने रिप्रेजेंट किया था? तो मॉर्फोलॉजिकल इसको स्ट्रक्चर देने वाले जो थे वो थे कैमिलो गल्जी। इसलिए हम डिस्कवरी में भी नाम कैमिलो गल्जी का ही नाम सुनते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय कैमिलो गल्जी। तो कैमिलो गल्जी ये जो थे, इन्होंने क्या किया था? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहाँ पे देख के इन्होंने इसको प्रोवाइड किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था इसको, ऑब्जर्व इन नर्व सेल्स के बारे में आप जानते हो, नर्व सेल्स ऑफ कैट एंड आउल। कैट और आउल की जो नर्व सेल्स थी, इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था और इसका क्या दिया था? मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया था। इसके बाद आता है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है? भाई मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो हो गया, तो फिर ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या था? अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर दिया था वो किसने दिया था? तो जैसे आपके यहाँ पे जॉर्ज हो गया, कैमिलो गल्जी हो गया, इसके बाद आता है आपका डाल्टन, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी गिवन बाय डाल्टन। किसने दिया था? डाल्टन करके जो साइंटिस्ट था उसने प्रोवाइड किया था। आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? तो जॉर्ज नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। इसके बाद इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो कैमिलो गल्जी ने दिया था। इसके बाद इसको ऑब्जर्व कहाँ पे किया था? मोस्टली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नर्व सेल्स थी किसकी? कैट्स और आउल की और कैट्स की जो नर्व सेल थी इसके अंदर इसको ऑब्जर्व किया था और क्या दिया था? मॉर्फोलॉजिकल इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था। इसके बाद है आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से देखने के बाद जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था उसको कहते हैं हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी गिवन बाय डाल्टन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपके रिवील हो गया कि डाल्टन कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहा जाता है। उसका रीजन ये था कि आपके जो डाल्टन साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था? उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और उसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। इसके बाद आपको ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा था कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मसल सेल्स के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो किसका पार्ट था, एसीआर का था, वो हमें ध्यान नहीं देना। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल सेल्स के अंदर क्या कहा जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ये आपका गोल्जी बॉडी है, जो प्लांट सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है उसको डिक्टियोसोम कहते हैं। मतलब ये नहीं है कि डिक्टियोसोम कोई अलग सेल ऑर्गेनल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है डिक्टियोसोम नाम आया, इसका मतलब क्या है, वो गोल्जी बॉडी है, उसके फंक्शन भी सेम होंगे, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उसकी डिस्कवरी करने वाला भी सेम साइंटिस्ट ही होंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन प्लांट सेल्स गोल्जी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोसोम्स। इन प्लांट सेल्स गोल्जी बॉडी इज नॉन एज डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं इसको, डिक्टियोसोम। इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लांट सेल के अंदर जब गोल्जी बॉडी की बात की जाएगी तब इसको गोल्जी बॉडी ना कह के इसको क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम कहा जाता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे, वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिक्टियोसोम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब डिक्टियोसोम की बात हो तो आपको पता हो जाना चाहिए वहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, प्लांट सेल्स की बात हो रही है, और उसके अंदर भी किस सेल ऑर्गेनल की बात हो रही है, गोल्जी बॉडी की हो रही है। इसके बाद इसकी बात करें साइज की, तो साइज जो होती है वो इसकी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। मतलब इसका जो फंक्शन है, मतलब जो काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, इसकी साइज होगी। तो जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी साइज के बारे में, तो साइज ऑफ गोल्जी बॉडी। तो साइज की अगर बात करें हम, तो साइज जो होती है गोल्जी बॉडी की वेरी करती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है साइज ऑफ गोल्जी बॉडी वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो अकॉर्डिंग वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसकी साइज वेरी होती है। कैसे, बिगर इन सेक्रेटरी सेल्स और नॉन सेक्रेटरी सेल्स के अंदर क्या होती है, इसकी साइज स्मॉलर होती है। तो कहाँ पे क्या होगी, तो बिगर इन सेक्रेटरी सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स। अब ये क्या है, तो ऐसी सेल्स जो कुछ सीक्रेट करती है, यानी कुछ कंपोनेंट को सीक्रेट करती है, जैसे पॉलीसेक्राइड्स हो गया, कोलेजन हो गया, इसके बाद आपके पॉलीपेप्टाइड हो गया, इनको सीक्रेट करने का काम करती है, तो वो क्या कहलाएगी, सेक्रेटरी सेल्स कहलाएगी। मतलब किसी सब्सटेंस को या लिक्विड फॉर्मेशन को क्या करती है, उस सेल से बाहर सीक्रेट करने का काम करती है। तो वो काम कौन करता है, आपका गोल्जी बॉडी करती है। मतलब जो गोल्जी बॉडी होती है उसका मेन फंक्शन होता है सीक्रेट करना। तो यहाँ पे जो सेल साइज में बड़ी होगी, बिगर होगी, अपन साइज यहाँ पे नोटिफाई नहीं करते, लेकिन यहाँ पे जो बिगर होगी साइज गोल्जी बॉडी की, वो किसके अंदर होगी, सेक्रेटरी सेल्स के अंदर होगी। और उसका एग्जांपल है जैसे आपके लीवर सेल्स, लीवर के अंदर जो सेल्स होती है उनमें जो गोल्जी बॉडी होगा उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। और आपका पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स, इनके अंदर जो इसकी साइज होती है वो क्या होती है, बिगर होती है। उसका रीज़न क्या है कि जो लीवर सेल्स होती है वो क्या होती है, सेक्रेटरी सेल्स होती है, और वो क्या करती है, सीक्रेट करने का काम करती है। मतलब बहुत सारे जैसे कोलेजन वगैरह अपन पढ़ते हैं, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट्स करती है, जिसकी वजह से बाइल वगैरह आप पढ़ते हो तो वो सीक्रेट करने का काम करती है। इसलिए क्या होता है, इसके अंदर इसकी साइज बड़ी होती है। और कहाँ पे इसकी साइज स्मॉलर होगी देन कंपेरिजन टू लीवर सेल्स एंड पैंक्रियाटिक सेल्स, तो स्मॉलर इन नॉन सेक्रेटरी सेल्स, नॉन सेक्रेटरी सेल्स। मतलब ऐसी सेल्स जो कुछ सीक्रेट नहीं करती है, मतलब किसी कंपोनेंट को सीक्रेट करने का काम नहीं करती है, उनके अंदर इसकी साइज क्या होगी, स्मॉलर होगी। आपको ये भी ध्यान रखना कि इसकी साइज स्मॉलर कब होती है, नॉन सेक्रेटरी सेल्स के अंदर इसकी साइज क्या होती है, स्मॉलर होती है। नॉन सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, जो कुछ कंपोनेंट सीक्रेट नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि जो सेल सीक्रेट नहीं करती है इसका मतलब उसके अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट रहेगी, उसके अंदर भी गोल्जी बॉडी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन उसकी साइज क्या रहेगी, स्मॉलर रहेगी, क्योंकि उसका फंक्शन ज़्यादा होता नहीं है। एग्जाम्पल इसके ले ले, जैसे मसल सेल्स, आपकी जो मसल सेल्स होती है उसके अंदर जो गोल्जी बॉडी होगा उसकी साइज क्या होगी, स्मॉलर होगी देन कंपैरिजन टू लिवर एंड पैंक्रियाटिक सेल्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि मसल्स भी आपकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है, लिवर भी आपकी बॉडी के अंदर है, और पैंक्रियास भी आपकी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। लेकिन इन सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी की साइज वेरी क्यों कर रही है, तो उसका रीजन क्या है, कि उसका रीजन है उसका फंक्शन। यानी यहाँ पे सेक्रेटरी सेल्स है जिसकी वजह से उसकी साइज बिगर है, और यहाँ पे स्मॉलर है, क्यों, क्योंकि नॉन सेक्रेटरी सेल्स है जिसकी वजह से इसकी साइज क्या होती है, यहाँ पे स्मॉलर होती है, क्योंकि उसका फंक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद इसकी बात करें तो नंबर की बात करते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी की, ये तो हो गया आपका साइज। इसके बाद है नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी। अब इसके जो नंबर होते हैं
सेल्स के अंदर वो भी वेरी करते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन ही है ये भी, लेकिन इसके नंबर क्या होते हैं, वेरी करते हैं। अब वेरी कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे एनिमल सेल्स की बात करें, हर एनिमल, जो भी एनिमल्स हो, जैसे ममल्स हो गए, हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गया, मतलब उनके अंदर भी इसके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे बात करें अपन तो 1 इन ईच एनिमल सेल्स, मतलब कोई भी एनिमल सेल्स है उसके अंदर गोल्जी बॉडी कितनी होगी, 1 ही होगी। भले वो कितना भी काम करती हो, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, कितनी भी हार्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, लेकिन उनके अंदर गोल्जी बॉडी कितना होगा, ओनली 1 होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी भी पावरफुल हो, उसका कोई रीज़न नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल सेल्स होगी उनके अंदर जो गोल्जी बॉडी होगा उसका नंबर कितना होगा, ओनली 1 होगा। इसके बाद 6 to 12 इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर कितना होता है, हर सेल्स के अंदर इसके अंदर गोल्जी बॉडी वेरी करती है 6 to 12, मतलब 6 से 12 हो सकते हैं। तो 6 to 12 इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स होती है जिनके अंदर गोल्जी बॉडी क्या होती है, ज़्यादा होती है, प्लांट सेल्स। इसके बाद जो आपकी लोअर एल्गी होती है, एल्गी के बारे में आप जानते होंगे, शैवाल आपने देखा भी होगा बाहर जब हम जाते हैं तो बारिश के दिनों में जो आपकी सरफेस होती है उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर का जो मतलब छोटी छोटी ग्रास लाइक जो ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, जिसको हिंदी में शैवाल भी कहा जाता है। नॉर्मल हम लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम काई भी कहते हैं, काई वगैरह आपने सुना भी होगा। तो 6 to 12 इन प्लांट सेल्स इन लोअर एल्गी। लोअर एल्गी मतलब लोअर एल्गी क्या होता है, जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा लोअर का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो लोअर एल्गी जो होती है उनके अंदर कितना होता है, ओनली 1 ओनली। तो ये जो होता है आपके एक ही प्रेजेंट होता है लोअर एल्गी के अंदर। एनिमल सेल्स के अंदर कितने होते हैं, 1 होते हैं, 6 to 12 इन प्लांट सेल्स। और इसके बाद जो आपके बात करें कारा, कारा भी एक एल्गी के अंदर ही आने वाला कह सकते हैं प्लांट की मतलब वो है स्पीसीज है, लेकिन उनके अंदर जो राइजोइडल सेल्स होती है उनके अंदर ये हंड्रेड्स ऑफ होती है। कितनी होती है, फ्यू हंड्रेड्स यूँ कह सकते हो आप, क्योंकि काउंट नहीं किया जाता, उसमें से फ्यू हंड्रेड्स उसको डिनोट किया जाता है। इन राइजोइडल सेल्स ऑफ कारा। तो जो राइजोइडल सेल्स होती है कारा की, किसकी, कारा करके जो मतलब स्पीसीज है उसके अंदर जो राइजोइडल सेल्स होती है उनके अंदर इसके नंबर की बात करें अपन तो इसके नंबर की बात करें तो कितने होते हैं, फ्यू हंड्रेड्स, 100 के आसपास हो सकते हैं, फ्यू हंड्रेड्स। तो इनके अंदर कितने होते हैं, फ्यू हंड्रेड्स। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो साइज होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वेरी करती है, बिगर और स्मॉलर, सिक्रेटरी और नॉन सिक्रेटरी सेल्स के अकॉर्डिंग। और इसका जो नंबर है गोल्जी बॉडी का वो क्या होता है, एनिमल सेल्स जो होती है, सारी एनिमल जितने भी एनिमल्स है उन सब के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर कितने होते हैं, ओनली 1। 6 to 12 इन प्लांट सेल्स। और लोअर एल्गी के अंदर कितना होता है, ओनली 1। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो कारा है उसके जो राइजोइडल सेल्स है उसके अंदर कितने होते हैं, फ्यू हंड्रेड्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगर इसकी बात करें पोजीशन की, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसकी पोजीशन की बात करें तो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, प्लांट्स, इन सब के अंदर इसकी पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। और ये पोजीशन भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो जैसे हम बात करें पोजीशन की, ये हो जाएगा आपके पोजीशन। तो अगर पोजीशन की बात करें तो इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स यानी जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, जैसे हम भी हो गए ह्यूमन बींग जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, आपके रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है। इन वर्टिब्रेट, इनके अंदर जो गोल्जी बॉडी होती है उसकी पोजीशन जो होती है वो कैसी होती है, पेरी न्यूक्लियर। कैसी होती है, पेरी न्यूक्लियर। अब ये पेरी न्यूक्लियर क्या होता है, तो जैसे आपका न्यूक्लियस है उसके जस्ट पास में पेरिफेरी रीजन में प्रेजेंट होता है। जैसे ये समझ लीजिए आपकी ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इस न्यूक्लियस के यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब पेरी न्यूक्लियर जस्ट पास में प्रेजेंट होगा आपके न्यूक्लियस के। इसके बाद बात करें इन इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इन इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स। इनके अंदर इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, सेल के अंदर अगर हम देखना चाहें तो इनके अंदर इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, ये डिफ्यूज्ड होता है। क्या होता है, डिफ्यूज्ड या स्कैटर्ड यूँ कह सकते हो आप। अब ये क्या होता है,
डिफ्यूज या स्कैटर्ड पोजीशन कौन सी होती है, तो ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डिफ्यूज होता है या स्कैटर्ड होता है, मतलब फैला हुआ रहता है, वो न्यूक्लियस के पास में होता नहीं है। जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या होता है, फैला हुआ रहता है आसपास। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये इन वर्टिब्रेट शामिल मत कर देना, ये है वर्टिब्रेट्स यानी वर्टिबल कॉलम, और यहाँ पे इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती नहीं है, यानी अपन कह सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होती नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट कहते हैं। एंड प्लांट्स, इनके अंदर क्या होता है, डिफ्यूज या स्कैटर्ड। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक टर्म जो है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन। अब ये क्या होता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन, तो जो आपके क्लियर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है आपके गोल्जी बॉडी के अराउंड, उसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, क्लियर साइटोप्लाज्मिक जोन अराउंड गोल्जी बॉडी, क्लियर साइटोप्लाज्मिक जोन अराउंड गोल्जी बॉडी। तो जो आपकी गोल्जी बॉडी होती है उसके अराउंड जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल क्लियर। अगर वो क्रिस्टल क्लियर है या क्लियर यूं कह सकते हैं अपन, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, यानी क्लियर साइटोप्लाज्मिक जोन अराउंड गोल्जी बॉडी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या आता है, आपके गोल्जी बॉडी के अराउंड जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या कहलाता है, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, क्योंकि वो कैसा होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है आपका, वो है आपका शेप। इसका जो शेप होता है वो लियोमॉर्फिक होता है। कैसा होता है, लियोमॉर्फिक। अब ये लियोमॉर्फिक क्या होता है, तो लियोमॉर्फिक मतलब शेप का मतलब होता है कि शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब जो शेप होता है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका शेप कैसा होता है यूँ पूछे तो लियोमॉर्फिक, और लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है यूँ पूछे, मतलब ये कैसा शेप है यूँ पूछ ले आपको, तो आपको ध्यान रखना है लियोमॉर्फिक का मतलब होता है शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। मतलब इसका जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका शेप क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। सेल के अंदर जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब शेप जो होगा वो क्या होगा, चेंज होता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लियोमॉर्फिक कहते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा इसकी पोजीशन। इसके बाद जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ये ध्यान रखना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है, तो क्लियर साइटोप्लाज्मिक जोन अराउंड गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी बॉडी के अराउंड क्लियर साइटोप्लाज्मिक जोन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। और शेप भी ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, लियोमॉर्फिक होता है। और लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका शेप चेंज होता रहता है। ये हो गए बेसिक, मतलब जो भी आपके टर्म्स थे, मतलब गोल्जी बॉडी से रिलेटेड, मतलब जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, किसने डिस्कवर किया, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये हमने देख लिया था। इसके बाद है गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा पार्ट 22 चल रहा है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चल रहे थे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने बता दिया था। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 9 है 10 π/4 प्लस x अपॉन 10 π/4 माइनस x दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10x, एक्चुअली पूरे का ही होल स्क्वायर है। आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट या फिर शो दैट। ये चीज़ प्रूव करनी है तो बेसिक फार्मूलाज है। LHS अगर हम लेते हैं इसका, योर LHS इज लाइक दिस 10 π/4 प्लस x अपॉन 10 π/4 माइनस x। एज यू नो दैट अगर यहाँ पर एंगल एक ही है, एंगल में दो चीज़ें हैं, एक π/4 और एक है प्लस का x। तो दोनों चीज़ों में जब हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम कहें कि योर a इज़ π/4 एंड b इज़ x, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ 10 a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू
10 b। अब a के प्लेस पे कौन है, b के प्लेस पे कौन है, जस्ट पुट द वैल्यूज यू विल गेट योर आंसर। इसको सॉल्व करते हैं हम, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 10a प्लस 10b यानी कि 10π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x। जब आगे इसको सॉल्व करते हैं देन वी गेट 10π/4 का वैल्यू होता है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब देखो यहाँ तक जो आंसर आया हमारे पास वो क्या है, 10π/4 का वैल्यू आ गया यहाँ पर। वन मोर थिंग, ये चीज़ तो आया एक्सपांशन इसका, 10π/4 प्लस एक्स का हुआ 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10 इंटू 10b। इसके साथ ही अपॉन में ये चीज़ भी तो है, इसका एक्सपांशन भी तो हमको करना रहेगा। तो इससे पहले ये करेक्ट करना आप यहाँ पर, ये स्टेप करने से पहले अपॉन में क्या है 10a माइनस b, और 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ओके, अब करते हैं इसको, अपॉन में चल रहा है हमारा a की जगह पर π/4 है तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ नीडेड है। आगे जब इसको सॉल्व किया तो वी गेट 10π/4 के प्लेस पे 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10π/4 का वैल्यू 1, इस 1 को चाहो तो लिखो या फिर मत लिखो, तो ये बन जाएगा 10x। यहाँ पर आप रीज़न ज़रूर लिखेंगे, सिंस 10π/4 इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है, जहाँ जहाँ जो वैल्यू पुट करिए उसको मेंशन करना पड़ेगा। 10π/4 का वैल्यू अगेन 1 माइनस 10x अपॉन 1 के प्लेस पे 1 प्लस 10π/4 का वैल्यू होता है 1 इंटू 10x, तो 1 चाहो तो लिखो या फिर मत लिखो। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने देखा कि इस अपॉन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, अपॉन के नीचे भी एक फ्रैक्शन है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। व्हेनेवर जब आपके सामने ये चीज़ दिखी होती है, जैसे 2/3 अपॉन 4/5 मान लेते हैं, तो इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, दैट इज इक्वल टू 2/3 को ऐसा का ऐसा लिखते हैं, और जो अपॉन में जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करके उल्टा करके मल्टीप्लाई में ले लिया जाएगा। तो यहाँ 4/5 है तो मल्टीप्लाई में आएगा 5/4। एक तो ये तरीका नहीं तो दूसरा तरीका क्या रहता है, जैसे सेम क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये, यहाँ से इरेज कर रही हूँ मैं, दूसरा तरीका क्या, इसी चीज़ को करने का, जैसे आपके सामने लिखा है 2/3 अपॉन 4/5। दूसरी चीज़ ये कि न्यूमरेटर्स जो है वो यहीं पर रहेंगे और जो डिनोमिनेटर्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। न्यूमरेटर इज़ लाइक पहले मतलब चेयर्स 2 ही है, तो यहाँ पर आकर के पहले 2 बैठ गया, यहाँ पर 4 बैठ गया। एक्स्ट्रा में कौन है, 3 है, यहाँ एक्स्ट्रा में कौन है, 5 है, तो जो एक्स्ट्रा में है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर्स यहीं पर रहे, इनके जो डिनोमिनेटर्स थे वो ट्रांसफ़र, एक्स्ट्रा में इधर 5 है इधर है 3, तो ये आपस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो 2/4 तो वैसा का वैसा ही रहेगा न्यूमरेटर्स, बस डिनोमिनेटर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो हर है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो 5 ट्रांसफ़र हो जाएगा ऊपर की तरफ और 3 आ जाएगा नीचे। तो एट द एंड दोनों में एक्सप्रेशन सेम ही है, 2/4 5/3, 2/4 5/3 से आंसर भी सेम ही बनेगा। 10/12 यहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी 10/12 भी बन रहा है। तो उसको समझने का तरीका है कि अलग अलग तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है वो करो, वेदर इट इज़ इसको ऐसा का ऐसा रखा और दूसरे को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले लिया, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं सॉल्यूशन आगे ही बताती हूँ आपको। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने, 2/3 अपॉन 4/5। अब देखो आगे का सॉल्व होगा ये, हमारे पास है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो क्या होगा
या तो ये कहो कि जो भी अपॉन में है रेसिप्रोकल होकर के उल्टा होकर के मल्टीप्लाई में जाएगा, या फिर जो भी एक्स्ट्रा में 1 - tan x नीचे आ जाएगा, 1 + tan x ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ फिलहाल मैं कर रही हूँ 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। तो जो अपॉन में है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में मैंने यहाँ ले लिया है, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर 1 - tan x अपॉन 1 + tan x है, उसकी बजाय यहाँ आ जाएगा 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। अब सॉल्व करेंगे 1 + tan x इंटू 1 + tan x, x इंटू x का स्क्वायर यानी 1 + tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - tan x इंटू 1 - tan x अगेन x इंटू x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर RHS। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर है, तो एट द एंड होल स्क्वायर करके लिखा जा सकता है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, क्लियर है? क्वेश्चंस वही है, बस फॉर्मूलाज भी आपको जो लर्न है वही आएंगे, बस आपको पहचानना रहेगा उसमें कि कब क्या करना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस ये है कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना इसकी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपको ये आ गया उसके बाद ज़्यादा इसको देखना नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी बुक का ही है, कुछ इस तरीके से cos pi + x इंटू cos - x अपॉन sin pi - x इंटू cos pi/2 + x दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल है किसके, cot स्क्वायर x के। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ठीक है, प्रूव दैट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रूफ। LHS को लेके चलना है, एट द एंड आंसर हमको चाहिए RHS यानी कि cot स्क्वायर x। करते हैं cos pi + x, cos pi + x यानी कि 180 + थीटा, पाई + x इज योर पाई। थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, tan और cot, वो चीज़ें पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, वेदर यू आर टेकिंग पाई + थीटा और पाई - थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट सेम ही रहेगा, तो उसमें tan और cot पॉजिटिव रहते हैं, उसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं। तो उस रीज़न से सिंस cos pi + x दैट इज इक्वल टू cos x तो होता है लेकिन नेगेटिव होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, sin pi - x, तो वो भी चेक कर ही लेते, तो pi - x यानी pi - x यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव वालों का हम अलग लेते हैं। pi - x सेकंड क्वाड्रेंट, ये सारे हैं आपके 90 - थीटा 180 - थीटा, वो वाले फॉर्मूलाज चलेंगे। तो इसका जो फिगर हमारा रहता है वो डिफरेंट रहता है, इसके अंदर अलग रूल्स चलते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 180 से छोटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, जब हम पाई - थीटा 90 - थीटा ये लेते हैं तब हम कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और जब पाई प्लस वाले ले लेते हैं जैसे ये है तो ये 90 + थीटा होना चाहिए, तो पाई/2 + थीटा। तो ये सिनेरियो जब रहता है तब हमारा रूल चलता है ऐड कॉफ़ी टू शुगर। शुगर में कॉफ़ी मिलाना है तो यानी कि यहाँ पर कॉस और साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये केस नहीं है। पाई - x यानी सेकंड वाला फॉलो करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल कौन, कॉसेक, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन पाई - x इज इक्वल टू साइन x। नेक्स्ट कौन सा बचा, cos - x इज इक्वल टू cos x, ऑलवेज चाहे यहाँ पर नेगेटिव एंगल क्यों ना उसका वैल्यू पॉजिटिव बनेगा। ये हो गया, बचा क्या, cos pi/2 + x। तो फर्स्टली चेक करो cos कन्वर्ट होगा क्योंकि 90 है, 90 जब भी आता है तो cos का साइन और साइन का cos हो जाता है, तो cos है तो यहाँ पर sin x बनना चाहिए। अब pi/2 + x, तो अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये क्वाड्रेंट बनता है हमारा सेकंड वाला क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर pi/2 + थीटा है, तो ये फर्स्ट वाला फिगर यहाँ चेक करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, ये
इस वाले फिगर में कॉस पॉजिटिव है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो साइन क्या होना चाहिए, उसमें नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स। इधर वाला चेक नहीं करना है, एट द एंड आप यहाँ क्या लिख रहे हो इक्वल टू में, उसको चेक करना है क्या वो उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में π/2 प्लस एक्स वाले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल यानी सेक पॉजिटिव है, उसके अलावा सारे नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स। इसके अलावा और कुछ रहा तो नहीं, इसमें सारे कवर हो गए। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं क्वेश्चन में। टेक योर LHS, क्या है आपका LHS, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, अब तो कुछ रहा भी नहीं है, एट द एंड आंसर cot स्क्वायर एक्स आना चाहिए, तो वो आ भी जाएगा। तो हम देखते हैं cos पाई प्लस एक्स, इसका वैल्यू होता है माइनस कॉस एक्स, तो ले लिया हमने माइनस कॉस एक्स। फिर cos माइनस एक्स का वैल्यू होता है cos एक्स, तो इंटू में आ गया cos एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू चेक करो साइन एक्स, तो इसकी जगह लिख लिया मैंने साइन एक्स। आफ्टर दिस cos π/2 प्लस एक्स, cos π/2 प्लस एक्स चेक करो, इसका वैल्यू होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो जब भी हम ब्रैकेट में नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ लिखते हैं, दैट मीन्स वो जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। आप ऐसा अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट बना दो, चाहे ऐसे बनाओ या फिर इस माइनस पर ब्रैकेट बनाओ, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर साइन है माइनस, यहाँ पर है माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स। अब नहीं समझ आता तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये चीज़ होती है कॉट एक्स, कॉट एक्स का स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू योर RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड है आपका ये पूरा पूरा चैप्टर, तो फॉर्मूलाज तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्वेश्चन नंबर 11। मैं बस हिंट दूंगी, करना आपको, साइन n+1 इंटू एक्स इंटू में क्या आया, साइन n+2 इंटू एक्स। ओके, नाउ प्लस में है कॉस n+1 इंटू एक्स, दिस इज द एंगल। ओके, इंटू में आ रहा है कॉस n+2 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ लेकर के चलना है हमको LHS, आंसर लाना है RHS। LHS को देखते हैं। फर्स्टली चेक करो इसमें कितने टाइप के एंगल्स यूज करो, कौन कौन से एंगल्स अवेलेबल है। एक तो n+1x है, दूसरा n+2x। इसमें कौन सा है, एक n+1x है और दूसरा n+2। तो ओवरऑल क्वेश्चन में जितने एंगल्स यूज हुए हैं, दो एंगल यूज करे हैं, n+1x और दूसरा है n+2 इंटू एक्स। टू टाइप ऑफ एंगल्स आर देयर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ, अलग अलग बताती हूँ कि कौन कौन से एंगल्स इसमें यूज कर रखे हैं। अगर मैं इसको A कहूँ और इसको B कहूँ, इफ़ आई से A के प्लेस पर n+1 इंटू एक्स, और अगर मैं कहती हूँ B के प्लेस पर है n+2 इंटू एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपना क्वेश्चन है उसका फॉर्मेशन किस टाइप का होना चाहिए, साइन A इंटू साइन B। अगर तो हम इसको A और इसको B कहते हैं तो फॉर्मेशन किस टाइप का बनेगा, साइन A इंटू साइन B प्लस, प्लस की जगह प्लस, कॉस, ये कौन सा है, A है, तो कॉस A, नेक्स्ट कौन सा है, कॉस B। तो ये इस टाइप का फॉर्मेशन क्वेश्चन का बन रहा है। पर ये फॉर्मेशन, ये फॉर्मेट हम पहले भी देख चुके हैं। पहले ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस इंटू कॉस B, दिस थिंग इज इक्वल टू कॉस A माइनस B।
यही चीज़ होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर फॉलो करते हैं हम तो हमारा जो LHS बनता है वो कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा? साइन, सबसे पहले तो वो पूरा क्वेश्चन लिख लेना, मैं लिख ही लेती हूँ। n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स। नाउ पुट दिस थिंग, अगर इसकी जगह पर cos a माइनस बी लिखा जा सकता है तो इस पूरे स्टेटमेंट की जगह क्या लिखा जाना चाहिए? साइन a माइनस बी। तो लिखते हैं साइन a माइनस बी। व्हाट इज योर a? इसको मैं लार्ज ब्रैकेट ले रही हूँ यहाँ पर ताकि अंदर वाली टर्म्स को अलग से लिखा जा सके। a माइनस बी, तो करते हैं हम a माइनस बी n+1 इंटू एक्स, चाहे तो मिडिल ब्रैकेट ले लो यहाँ पर, ठीक है। माइनस बी, बी यानी कि n+2 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स। क्लियर? नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो बनेगा साइन, ब्रैकेट्स जब ओपन करेंगे, ये मिडिल ब्रैकेट हटा दिया तो आया, अब इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, nx प्लस एक्स माइनस जो स्मॉल ब्रैकेट था उसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा nx प्लस 2x, मिडिल ब्रैकेट देन लार्ज ब्रैकेट। आफ्टर दिस अब देखो ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा? साइन nx प्लस एक्स। अब ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो बाहर की तरफ माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस nx माइनस 2x, ओके। nx से nx कैंसिल, साइन माइनस x, साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस सॉरी माई मिस्टेक, ये जो पूरा क्वेश्चन था साइन इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ मैंने जो कॉस लिखना चाहिए था उसकी जगह मैंने साइन लिख दिया, इसको आप करेक्ट कर लेना, दिस इज योर कॉस, ठीक है। पूरा कॉस ही चल रहा है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो दिस इज कॉस माइनस एक्स। तो कॉस माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू RHS, ओके। क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसके बाद जो जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा बस। क्वेश्चन नंबर 12 इज साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है ये चीज़ इक्वल है, किसके इक्वल है? साइन 2x इंटू साइन 10x, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x दैट इज इक्वल टू 4 cos square x sin 4x, ठीक है। दिस आर 2 क्वेश्चंस। इसकी बाद के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आपको ही प्रैक्टिस करना है क्योंकि मेरे सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न होगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।